शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास जैसे कि पिछली क्लास की ही अगली क्लास है। पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी पोषक पदार्थ, पोषण, उपापचय क्रियाएं। कुछ कुछ याद आ रहा है, भूल गए सब? याद है? तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? तो पोषक पदार्थ एक रॉ मटेरियल की तरह हमारे बॉडी में काम करता है। रॉ मटेरियल किस चीज के लिए? एक प्रोसेसिंग कराने के लिए, क्रिया कराने के लिए, और वो क्रिया क्या है? उपापचय क्रियाएं है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं है। ठीक है। और ये हम सब बाहर से लेते हैं, और बाहर से कहां से लेते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि भोजन के 6 अवयव होते हैं, या भोजन जो होता है वो एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो 6 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 वसा, 3 प्रोटीन, 4 विटामिन, 5 खनिज तत्व, 6 जल। ठीक है। मुख्य रूप से यही जो 6 चीजें हैं यही आपका क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो इनकी मात्रा के बारे में भी हमने जानकारी ले ली थी, है ना। वो आपका पोषण कुपोषण है। कुपोषण क्या है? वो जो मात्रा आपको बताई गई थी आरडीए टेबल के अनुसार, उससे कम मात्रा यदि कोई लेता है और उस कम मात्रा लेने पर उसको कोई रोग होता है, या उसको कोई अनियमितता होती है, या कोई उसको विकार होता है, तो वो कुपोषण की श्रेणी में आ जाएगा। जो मात्रा आपको बताई, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये कहा गया था कि 130 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट एक वयस्क पुरुष और महिला को लेना चाहिए। लेकिन अगर वो इससे कम लेते हैं और उस कम लेने की वजह से कहीं उनको विकार कोई लग जाता है, तो वो कुपोषण की श्रेणी में आ जाएंगे। यद्यपि मैं आपको कुछ बता दूं, जो कुपोषण एक समस्या होती है वो बच्चों से शुरुआत मानी जाती है ना। वयस्क कुपोषण की श्रेणी में कम आते हैं, बालक से ही कुपोषण माना जाता है, क्योंकि बालकों में अगर हम ये पोषक पदार्थ कम बालकों को देंगे दैनिक मात्रा के हिसाब से, तो उनको कोई ना कोई रोग अवश्य लगेगा और वो कुपोषण हो जाएंगे। लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे क्या होती हैं, चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम उनकी कमी को पूरा कर लेते हैं, लेकिन बालक नहीं कर पाता। ठीक है। तो चलिए आज से जो आज की क्लास है वो भोजन के अवयव कह लीजिए या पोषक पदार्थ कह लीजिए, उन्हीं पर चर्चा करने की क्लास है। और उसमें सबसे पहले आप हिंट डाल देंगे, सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या टॉपिक होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? पहला सवाल तो यही आता है कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो इसके लिए आप जवाब देंगे कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा जैविक अणु है, बायो मोलिक्यूल इंग्लिश में बोलेंगे। एक ऐसा जैविक अणु है या जैव अणु है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किस किस से? कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ। इसीलिए इसको CHO इन शॉर्ट में कह देते हैं। तो सबसे पहले उसको परिभाषित कर लेते हैं। तो क्या है? ऐसा जैव अणु अब जैव अणु से अलावा अगर इससे आपको पूछ ले तो आप कहेंगे एक यौगिक। क्या है? यौगिक। एक ऐसा जैव अणु या यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन को हमने C से बता देते हैं, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को CHO शॉर्ट रूप में भी बोल दिया जाता है। आपसे परीक्षा में इस तरह से भी पूछ सकता है।
अब यहां पर एक सवाल आता है कि मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक यौगिक है। क्या है? यौगिक। यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक तत्व, जैसे CHO ये तत्व है। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलने चाहिए। निश्चित अनुपात। यौगिक और मिश्रण ये दो शब्दावलियां ऐसी होती हैं रसायन विज्ञान की जो यह बताती हैं कि इसमें एक से अधिक अवयव मिले हुए। मिश्रण भी वही मतलब हुआ, मिक्सचर, कई चीजों का मिक्सचर। मिश्रण जो होता है वो किसी एक चीज का नहीं होता। फिर मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो यौगिक में जितने भी मिलने वाले पदार्थ हैं उनकी मात्रा निश्चित होगी, अनुपात होगा एक। जबकि जो मिश्रण है उसमें मिलने वाले पदार्थों की आपस में जो पदार्थ मिल रहे हैं उनकी मात्रा का कोई निश्चित क्रम अनुपात नहीं होगा। जैसे आपने एक गिलास पानी में चीनी डाल दी, घोल बना दिया उसका, वो मिश्रण है। वो क्या है? मिश्रण है। मिश्रण और यौगिक में यह भी अंतर है कि जब मिश्रण जो होता है चूंकि उसमें मात्रा निश्चित नहीं होती, इसलिए जो भी उसमें विलय पदार्थ होते हैं वो उसी अनुपात में अलग नहीं हो सकते। जब चीनी सुखाइए आप तो चीनी जब उसका जल सूख जाएगा तो वो बिल्कुल वैसी चीनी थोड़ी मिल जाएगी जैसी आपने डाली थी, शुगर। लेकिन यहां ऐसा सीन है, यहां पर आप अलग कर सकते हैं एक एक चीज को, है ना। तो चलिए ये तो अलग बात रही। तो आपने क्या देखा, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि चूंकि कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है, यौगिक किन तत्वों का है? CHO का। तो इनकी एक मात्रा निश्चित होगी, अनुपात निश्चित होगा। तो इनका अनुपात होता है 1:2:1, 1:2:1। यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो इसी तरीके से आपका होगा। उसमें कार्बन की जितनी भी संख्या होगी उससे दुगनी संख्या किसकी होगी? हाइड्रोजन की। कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम और उदाहरण मैं इस फॉर्मेट में बता देता हूं। जैसे कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका ग्लूकोज का जो सूत्र बनेगा वो CHO तो सब में आएगा, CHO तो सब में रहेगा, लेकिन इसका बनेगा C6H12O6। आप नोटिस करिए, कार्बन के 6 अणु दुगना हो गया 1:2। हाइड्रोजन के 12 अणु हो गए, किसमें? ग्लूकोज में। ऐसे ही एक और बता देता हूं मैं, राइबोज। राइबोज भी क्या है? एक शर्करा है। राइबोज भी एक शर्करा है। अब राइबोज में देखिएगा C5H10O5। ये देखिए आप, बिल्कुल उसी 1:2:1 में ही हम जो है काम कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे एक और बताता हूं, एरिथ्रोज या एरिथ्रोज, हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे, एरिथ्रोज। अब एरिथ्रोज में क्या, एक और कम कर लेंगे, C4, अब 4 का दुगना H8 और O4। आप समझ पा रहे हैं चीजों को? देखिए आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले चीज यही समझाई है। आप देखें कि यहां पर जितने फॉर्मूले बन रहे हैं वो फॉर्मूले 1:2:1 के रूप में ही बन रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। चलिए अगला एक और बताता हूं मैं आपको, ग्लिसरील्डिहाइड। मैं लिख देता हूं इसको, सॉरी, ग्लिसरील्डिहाइड।
तो जो ग्लिसरील डिहाइड है ये होगा C3, इसका क्या बन जाएगा C3, तो यहां पर H कितना हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट चलता है। अब इसमें जो है, जो ये पहली वाली शर्करा है सबसे वाली, इसको हेक्सोज बोलेंगे। हेक्सोज मतलब देखिए, इसको यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, हेक्सोज, ये क्वेश्चन आएगा। हेक्सोज मतलब 6 अणु। ठीक है, हेक्सोज मतलब 6 अणु, किसके, कार्बन के, है ना। ऐसे ही इसको बोलेंगे, जो इससे 5 अणु वाली थी, पेंटोज। पेंटोज देख लीजिएगा, 5 अणु। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, तो आप क्या कहेंगे, हेक्सोज शर्करा है। ठीक है, राइबोज किस प्रकार की शर्करा है, तो पेंटोज शर्करा है। एरिथ्रोज किस प्रकार की शर्करा है, तो ये टेट्रोज हो गई। ये क्या हो गई, टेट्रोज, यानी 4 अणु। टेट्रोज का मतलब 4 अणु। और जिसमें 3 अणु पाए जाएंगे ग्लिसरील्डिहाइड, इसको आप बोलेंगे ट्राइज। क्या बोलेंगे, ट्राइज, है ना, ट्राइज, ट्राइज शर्करा, यानी 3 अणु। ग्लूकोज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, इसकी टाइप पूछ सकता है। ग्लूकोज हेक्सा में पाया जाता है, 6 अणुओं से इसकी संरचना बनी हुई होती है कार्बन के। हेक्सोज शर्करा भी बोल देते हैं इसको। ग्लूकोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट को इतना ध्यान आप कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बनिक यौगिक क्यों कहेंगे, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, कार्बन। और कार्बनिक यौगिक है तो यौगिक कुछ तत्वों से मिलकर बनेगा। कार्बोहाइड्रेट कितने तत्वों से मिलकर बना है, 3। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चूंकि यह एक यौगिक है तो इसका क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। तो इसका जो निश्चित अनुपात है वो किस अनुपात में है, 1:2:1। यानी आपको ये क्रम याद रखना है। आप इसको COH नहीं बोल सकते, आप इसको OHC नहीं बोल सकते, आप इसको किस क्रम में रखेंगे, CHO, इसी क्रम में आपको रखना है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कि भाई 3 तत्व है तो हम कोई भी नाम पहले लिख दें, नहीं। इसका जो भी फॉर्मूला सेट होगा, आप देख ही रहे हैं, वो C से, H से और O के क्रम में सेट हो रहा है। बस अणु चेंज हो रहे हैं, संख्या मॉलिक्यूल की चेंज हो रही है। 6 हेक्सा बन जाएगा, 5 है पेंटा बन जाएगा, 4 है टेट्रा बन जाएगा। ये होती हैं संख्याएं, वो आप अपना मत जानिएगा। आप सिर्फ इतना जानिएगा कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ये सब उदाहरण बताए ना मैंने आपको, ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है, सब उदाहरण बताए हैं मैंने आपको। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एरिथ्रोज एक कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बहुत से देखेंगे, माल्टोज देखेंगे, सुक्रोज देखेंगे, है ना। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के रूप अभी हम देखने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई, मनोज कुमारी जी, क्लियर हो गई बात। कार्बोहाइड्रेट क्या है ये हमने चर्चा की। अब अगले बात, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो हेडिंग बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अगर हम देखें तो ये हमें बेसिकली तो 3 भागों में मिलता है, लेकिन इसको मैं आपको 4 भाग बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक,
तो देखिए रासायनिक आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर रासायनिक संरचना के आधार पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम कुछ निम्न कैटेगरी में बांट सकते हैं, इस तरह से 4 कैटेगरी। जनरली कहीं कहीं आपको 3 मिलेंगी, तो बता दूंगा 3 कैसे और क्यों मिलती है, मैं आपको बता दूं पहले। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है मोनोसैकेराइड। कौन सी होगी? मोनोसैकेराइड। अब लिखे मत, समझ ले, फिर लिखता हूं मैं। दूसरी होगी डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तीसरी होगी ओलिगोसैकेराइड। क्या होगी? ओलिगोसैकेराइड। चौथी होगी पॉलीसैकेराइड। इनका मतलब बता दूं मैं। मोनोसैकेराइड, सैकेराइड मतलब शर्करा, मोनो मतलब होता एक। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा का एक अणु हो या जिसकी संरचना शर्करा के एक अणु से मिलकर होती है उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2, वह कार्बोहाइड्रेट जिसकी रासायनिक संरचना में 2 शर्करा के अणु भाग लेते हैं। डाइसैकेराइड 2 अणु वाली, सिंपल सा। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो और पोली में समझिएगा। ओलिगोसैकेराइड जो है वो बात करती है 3 से अधिक, 10 से कम। यानी डाई से ज्यादा हो, 3 से अधिक और 10 से कम। और यदि 10 से ऊपर कितने भी अणु मिलकर काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगी पोली। पोली का मतलब बहुत अधिक अणुओं से मिलकर बनने वाली संरचना। ठीक है, तो नाम क्या क्या बताया मैंने, मैं लिखता हूं। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। लिख देंगे इनके नाम। लिख लिया? चलिए डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड है, लिख लेंगे सरलतम शुगर है। पहली चीज। दूसरी चीज, शर्करा का एक अणु होता है। तीसरी चीज, इस शर्करा को अन्य भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। भाई जब एक अणु है इसमें तो अब उसको एक को आप किस में और विभाजित करोगे? पॉइंटों में थोड़ी ना विभाजित होगी शर्करा। तो एक को, भाई 2 होते हो 2 को तोड़ सकते हो, 3 होते 3 को तोड़ सकते हो एक एक करके, लेकिन इसमें तो एक ही अणु है शर्करा का, तो उसे हम और छोटी शर्करा में नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहां से बनेंगे वो बनेंगे भैया इनके उदाहरण से। क्वेश्चन कैसे देगा? 4 शर्कराओं के नाम लिख देगा, 4 कार्बोहाइड्रेट के नाम लिख देगा, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज,
पूछ लेगा कौन सी मोनोसैक्राइड है, कौन सी डाइसैक्राइड है। या क्वेश्चन यही है, पूछ लेगा इनमें से किस में शर्करा का एक अणु उपस्थित होता है। बात तो वही हो गई, चाहे वो नाम से पूछ ले, चाहे वो संरचना का तरीका लिख के पूछ ले। ठीक है, तो हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर जो आपके इंपोर्टेंट होंगे वो क्या इंपोर्टेंट होंगे, उदाहरण, एग्जाम्पल। कौन कौन सी वे शर्करा हैं जो क्या होती हैं, मोनोसैक्राइड होती हैं। और इस क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज, ग्लूकोज किस टाइप की शर्करा हो गई, मोनोसैक्राइड। और वहां मैंने हेक्सोज बताया था, कार्बन के 6 अणु हैं उसमें, ये ध्यान कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कार्बन के 6 अणु हैं इसमें, हेक्सा है ये, और शर्करा के कितने अणु हैं, एक, मोनो भी है, मोनोसैक्राइड है और हेक्सा है। याद रहेगा, हेक्सा क्यों है, हेक्सोज क्यों है, क्योंकि कार्बन के 6 अणु हैं। हेक्सा जो शब्द बताता है वो 6 संख्या को बताता है। ठीक है, और मोनो जो बताता है वो 1 को बताता है। तो उसके नाम में लिख रहा है मोनोसैक्राइड। सैक्राइड बना है, आपने सुना होगा सैक्रीन, और सैक्रीन क्या होती है, शुगर होती नहीं होती, जो आपकी कृत्रिम शुगर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रीन बोलते हैं। कहते हैं क्या आइसक्रीम नहीं खा रहे इसमें सैक्रीन मिली होगी, या जो भी हम चीनी, आजकल जो चीनी जहर बोली जा रही है कि चीनी छोड़ो और गुड़ पे आ जाओ या उस पे आ जाओ, वो इसीलिए बोली जा रही है क्योंकि चीनी अब, पहले तो गन्ने से ही बनती थी शुद्ध रूप से, अब उसको क्या किया जा रहा है, वो सैक्रीन से बनाई जा रही है, क्रिस्टलीय चीनी आ रही है, मतलब कृत्रिम शुगर आ रही है उसमें, जो हम बाहर से तैयार करते हैं। तो इसलिए लोग चीनी से अब परहेज कर रहे हैं, और चीनी इसलिए हानिकारक भी सिद्ध होती जा रही है। गुड़ के लिए अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, गुड़ बाहर से नहीं बन सकता, गुड़ किसी और चीज से बन ही नहीं सकता, गुड़ केवल और केवल गन्ने के जूस से ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाली बात हम समझे। तो ग्लूकोज जो शर्करा है, ग्लूकोज जो शर्करा है वो कहां पर उपस्थित होती है, आपके रक्त में। ग्लूकोज ही आपका एक लेवल होता है, मैं अभी बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के वर्ग पे, तो चर्चा करूंगा मैं इसमें। ग्लूकोज ही आपके रक्त में शामिल होती है, और ग्लूकोज ही आपके रक्त में इतनी मुख्य भूमिका में शामिल होती है कि यही आपको ऊर्जा भी, ग्लूकोज को मानव शरीर की जो है कोशिकीय ईंधन कहते हैं इसको, ये लकड़ी का काम करती है, गैस सिलेंडर का काम करती है। ये नहीं होगा तो आपको कोई भी और भोजन या ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी आपकी बॉडी को, क्योंकि ये इसका कम होना ही क्या कहलाता है, इसका ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। जब हम बहुत समय तक भूखे रहते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और हमें वीकनेस सी आने लगती है, तो हम खाना खाते हैं, फिर हम में रहती है। क्यों, जो भी कुछ हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जो भी कुछ, जैसे कार्बोहाइड्रेट आलू में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट चावल में है, गुड़ में है, शकरकंद में है, केले में है, हमने जो भी कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया वो पचने के बाद क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और वही हमारे रक्त में मूव करता है। तो कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में है, कार्बोहाइड्रेट पौधों में भी है, कार्बोहाइड्रेट मानव में भी है, कार्बोहाइड्रेट दूध में भी है, लेकिन हर टाइप उसका अलग अलग होगा। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस नाम से है, ग्लूकोज। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आगे वर्क करेगा धीरे धीरे हम देखेंगे। इसमें एक और लिख लेंगे उदाहरण इसका, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज।
फ्रक्टोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान कर लेंगे, है ना। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाएगा? फलों में। कहाँ पाया जाएगा? फलों में। और ये क्वेश्चन आता है किस रूप में? ये क्वेश्चन इस रूप में आपसे आता है कि शहद में कौन सी शर्करा होती है। अब शहद किससे मिलकर बनता है? फलों से जनरली, है ना। तो उसमें जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? ये आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। फलों में क्या होगा? फ्रक्टोज। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो मोनोसैक्राइड हैं वो ये है। अब हम बात करेंगे आगे डाइसैक्राइड की। किसकी? डाई। तो डाइसैक्राइड की परिभाषा क्या बन जाएगी? डाई का मतलब दो शर्करा के अणु। तो इसमें शर्करा के दो अणु होते हैं। इसमें शर्करा के दो अणु होते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसके भी एग्जाम्पल देख लेंगे। अब देखिए, एक अणु वाली जो शर्करा थी, एक अणु वाली जो शर्करा थी वो ये थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यही शर्कराएं जब दो आपस में मिल जाएंगी, यही तो मतलब होगा, तो वो क्या बन जाएगी? डाई। तो यहां से एक क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे कि आपका इसमें एक उदाहरण है लैक्टोज। नंबर 1 पे मैंने लिखा लैक्टोज। अब लैक्टोज एक कैसी शर्करा हो गई? डाइसैक्राइड। यानी लैक्टोज में दो शर्करा अणु शामिल होंगे। लैक्टोज जनरली कहां पाई जाती है? लैक्टोज को दूध की शर्करा भी बोला जाता है, मिल्क शुगर बोलते हैं इसको। यानी दूध में जो अपना मीठापन होता है, आप जो अलग से मिलाते हैं उसकी बात नहीं चल रही है। जो अपना मीठापन होता है दूध का, कुछ लोग दूध कच्चा कहते हैं, कच्चा पी जाता हूं मैं, तो कच्चा जो पीना दूध होता है तो उसमें भी कुछ तो मिठास लगती है हल्की सी, जो शुगर है। और देखिए, शुगर का मतलब मीठा होना नहीं होता। शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देती है आपको, है ना। शुगर क्या क्या है? अब कहते हैं ना शुगर लेवल डाउन हो गया, तो क्या मीठे का लेवल थोड़ी डाउन हो गया? लेकिन वहां पर उस आदमी को मीठा खिला देते हैं क्योंकि वो कृत्रिम शुगर दे दी उसको हमने, चीनी थोड़ा सा उसको क्या करेगी, वो बूम अप कर देती है ना, इंस्टेंट एनर्जी का काम कर देती है। अब यहां पर एक सवाल बनता है जो मैंने बताया था, देखिए समझते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है वो, कि जो लैक्टोज शर्करा है वो किन दो मोनोसैक्राइड शर्कराओं से मिलकर बनी? क्योंकि दो शर्कराएं हैं, इसमें दो, इसमें एक, तो यही जब एक और एक हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? दो। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज। हालांकि नाम में भी आ रहा है, नाम में भी आ रहा है, तो मैं यहां ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करता हूं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर ही क्या बनाएंगे? लैक्टोज बनाएंगे। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज जो शर्करा है ये जनरली माल्ट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? माल्ट में। माल्ट का मतलब हो गया जितने भी अंकुरित बीज होंगे, चावल का माड़ होगा, है ना, देखा होगा आपने चावल का माड़, तो ये जनरली इसका जो उदाहरण होगा आप समझिएगा अंकुरित बीज। आप रात को बादाम फुलाकर रख दीजिए, चना फुलाकर रख दीजिए, गेहूं फुलाकर रख दीजिए, रात में फूलने के बाद वो अंकुरण हो जाएगा उसका। तो उसमें जो शर्करा होगी वो कौन सी शर्करा होगी? माल्टोज। और माल्टोज, अब सवाल उठेगा किन दो मोनोसैक्राइड से मिलकर बनी है? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो अणु हैं, तो इसका भी उदाहरण लिख लीजिएगा, ग्लूकोज जमा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर जो है इसका निर्माण हुआ है, बनी है ये ध्यान कर लीजिएगा। तीसरा उदाहरण भी बता देते हैं इसका, सुक्रोज। तीसरा उदाहरण क्या है इसका? सुक्रोज।
सुक्रोज। सुक्रोज भी एक शर्करा है जो गन्ना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गन्ना वगैरह में, है ना। सुक्रोज जो शर्करा है वो गन्ना वगैरह में पाई जाती है, और ये जो बनती है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण से बनती है। ग्लूकोज जमा फ्रक्टोज, ये आप समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको 3 बता दी, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके सिलेबस के हिसाब से कि माता के दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आंसर क्या हो गया? लैक्टोज। फिर पूछ सकता है लैक्टोज किन 2 शर्कराओं से मिलकर बनी होती है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसको याद करने का आसान तरीका बता दूं, ग्लूकोज तो सभी शर्कराओं में पाया जाएगा। ग्लूकोज तो सब, मैंने कहा ना मूल है, ये बेस है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सेंस लगा लीजिएगा, गैलेक्टोज लैक्टोज सेम सेम सा हो रहा है, ग्लूकोज तो यही है, ठीक है। माल्टोज में ग्लूकोज ही, और सुक्रोज में फ्रक्टोज आ गया। फल और मीठा कर देंगे इसको, गन्ना भी फल है एक प्रकार से देखा जाए तो। फलों में क्या है? फ्रक्टोज है। क्वेश्चन बनता है कि आपके यानी मानव दैनिक जीवन में कौन सी शर्करा का प्रयोग करेगा? बताइए। सुक्रोज, नॉट ग्लूकोज। ग्लूकोज तो रक्त में है, ग्लूकोज थोड़ी ना आपको यूज करते हैं। आप कौन सी यूज करते हैं? सुक्रोज। गन्ने से ही तो चीनी बनती है और गुड़ बनता है, और मानव 2 ही तरह की शर्करा का प्रयोग करता है, तो गुड़ का या चीनी का। तीसरा बताइए, आप कुछ भी बनाइए मीठी चीज, बताइए कुछ भी बनाइए आप, बर्फी, मिठाई, चाय, या तो गुड़ मिलेगा या चीनी मिलेगा। गजक बना लीजिए, कुछ बना लीजिए। तो मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम ओलिगोसैकेराइड की। जब 3 से 10 अणु होंगे, कितने होंगे? 3 से 10 अणु, और इसका एक ही उदाहरण है रेफिनोज। क्या नाम है उसका? रेफिनोज। लिख लीजिए आप फटाफट, उतार लीजिए इसको। रेफिनोज, रेफिनोज। लिखें? लिख लिया? चलिए, क्या लिखेंगे इसमें? शर्करा के शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं। जब शर्करा के 3 से 10 अणु, या 3 से ज्यादा हो और 10 से कम हो, मिलकर किसी शर्करा को बनाएंगे, किसी कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। और ये जो ओलिगोसैकेराइड है, ये ओलिगोसैकेराइड का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है रेफिनोज। क्या है? रेफिनोज। रेफिनोज, रेफिनोज जो है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप समझिएगा। और ये जो रेफिनोज है ये अनाज में, अंकुरित अनाज में, इन सब चीजों में ये पाया जाता है। 3 अणुओं से मिलकर ये बनता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये भी लिख लेंगे आप। ये जो है ग्लूकोज जमा गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। जब ये तीनों मिल जाएंगे, इनके 3 अणु बताए ना, 3 अणु, तो ये 3 अणु वाला है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप जो ध्यान रखें, आप जिसको यूज करते हैं वो रेफिनोज है।
ये गोभी में देखिए, जब भी आपको कुछ चीजें खाकर गैस सी बनने लगे, ऐसा होता है ना, कुछ खाया और गैस सी बनने लगी, तो समझ लीजिए आपने ऐसी कार्बोहाइड्रेट खा ली है जो रेफिनोज है। क्योंकि रेफिनोज एक ना पचने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये खुद नहीं पचता। फिर इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, कृत्रिम रूप से ऊपर से कुछ दूसरी चीज लेनी पड़ेगी जो इसको क्या करेगा, पचाने का काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। इसमें 10 से अधिक शर्करा के अणु पाए जाते हैं। शुगर मॉलिक्यूल जो होंगे इसमें वो 10 से अधिक होंगे। ठीक है, अब ये जो होगा इसमें दो तरीके से ये बन सकता है। एक को बोलेंगे हम होमो पॉलीसैकेराइड, दूसरे को हेट्रो पॉलीसैकेराइड। क्या है मैं बता देता हूं आपको। होमो और हेट्रो, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी अगर इसको हम वर्गीकरण करें इसका, मैं थोड़ी स्लाइड चेंज कर लूं क्या, आपने यहां तक उतार लिया सबने, ये सब उतरा हुआ यहां का। ठीक है, मैं थोड़ी स्लाइड इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो इसका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे होमो पॉली सैकराइड, हेट्रो पॉली सैकराइड, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। होमो पॉलीसैकराइड, हेट्रो पॉलीसैकराइड। ये जो होमो पॉलीसैकराइड है इसका मतलब हो गया जब सभी अणु समान शर्करा वाले हो। और इसमें लिख लेंगे जब सभी अणु असमान शर्करा वाले हो। और इसका उदाहरण आप देख लेंगे, सबसे ज्यादा तो यही पूछता है आपसे इसके उदाहरण। होमो पॉलीसैकराइड के जो एग्जाम्पल हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। और इधर देख लेंगे हेपेरिन। समझ लेते हैं हम इसको, आप उतारे फिर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आप इसको उतारे, ओके, उतारें आप। अब आपने लिखा होमोपोली और हेट्रोपोली, इसका मतलब क्या है।
तो होमोपोली का मतलब हो गया, आप ऐसे समझिए, होमोपोली का मतलब ये हो गया कि इसको जब इसमें, अब इसमें 3 से ज्यादा अणु हैं, 4 5 6 7, सॉरी 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा अणु हैं तो 11 12 कुछ भी हो सकते हैं। जब इसमें सभी अणु एक ही टाइप के हों, जैसे ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज की 12 15 अणु हो गए, समझ रहे, ग्लूकोज 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 मिलके कुछ उसने बना दिया, तो वो कहलाएगा क्या, होमोपोली। जैसे ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें ग्लूकोज के ही 10 से अधिक अणु होते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कुछ अणु ग्लूकोज के हैं, कुछ अणु फ्रक्टोज के हो गए, कुछ अणु सुक्रोज के हो गए, तो अलग अलग हो गए, असमान हो गए, तो वो क्या कहलाएगी, हेट्रोपोली। पोली तो हैं लेकिन समान नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश का नाम है हेट्रो और होमो, इसका नाम है हेपेरिन। अब मैं थोड़ी चर्चा है स्टार्च और ग्लाइकोजन इन सब पे करता हूं। तो देखिए जो स्टार्च होता है, ये आपका समझिएगा, स्टार्च जिसको आप मंड भी बोलते हैं, ये पौधों में संचित भोजन होता है। यानी पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन को अपने भीतर स्टोर रखते हैं, जमा कर लेते हैं, और वही रूप, भोजन का वही रूप क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। इसको हिंदी में मंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मंड। ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, मंड या स्टार्च क्या है, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार की पोलोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, जो कहां पाई जाती है, पौधों में संचित भोजन के रूप में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है ये मानव में संचित भोजन है, मानव में संचित भोजन है। कौन सा, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, यानी ये ग्लूकोज के बहुलक अणु हैं इसमें कई सारे। तो इसमें क्या होता है, जब आपने कभी ज्यादा भोजन कर लिया, तो आपके पास एक्स्ट्रा भोजन जब आ जाता है, जिसकी आपको शरीर को उस समय जरूरत नहीं है, तो उस एक्स्ट्रा भोजन को, यानी उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देता है। कौन, हमारा यकृत। इसीलिए, और जमा कर लेता है अपनी कोशिकाओं में, इसीलिए ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, मानव में संचित भोजन। अब यहां से दो तरह की चीजें बनती हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। मैं यहां पर आपको बता दूं, ग्लूकोज का, यहां पर आप समझेंगे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, और एक दूसरी चीज होगी, ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, ये दोनों ही काम किसके द्वारा किए जाते हैं, यकृत के। यकृत के द्वारा ही ये दोनों काम किए जाते हैं। ये जो क्रिया है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, बहुत क्वेश्चन आता है, ये ध्यान कर लीजिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगी। और ये जो क्रिया है
ग्लाइकोजीनेलाइसिस कहलाएगी। तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। और ग्लाइकोजीनेलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन का पुनः ग्लूकोज में बदलना। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं? यकृत के द्वारा हो रही हैं। किसके द्वारा हो रही हैं? यकृत के द्वारा हो रही हैं। और यकृत के द्वारा कहां क्रियाएं हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। दोनों शब्दों को ध्यान कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही शब्द, पूछे जाते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनेलाइसिस, ठीक, दोनों ही यकृत कर रहा है। यकृत दोनों ही काम कर रहा है। ये यकृत के ही दोनों काम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्या, अब समझिए इन दोनों क्रियाओं को। आपने अपने भोजन में कुछ भी लिया, आप जो भी कुछ भोजन लेते हैं, आप समझिएगा, अभी आपको उतारना नहीं है कि घर का उतारने लगो, हर चीज में हर बार उतार ही रहे हो। समझो ये चीज क्या है। आपने जो भी भोजन लिया, उस भोजन का क्या होगा जी? पाचन। क्या होगा? पाचन। भोजन का क्या होगा? पाचन। ये जो भोजन का पाचन है, जनरली जो भी हम खाते हैं वो प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकती है, और कार्बोहाइड्रेट, बड़े पदार्थ यही है हमारे पास। तो भोजन का पाचन जो होगा, भोजन में 3 बड़े अवयव होते हैं जिनकी भोजन में हमारी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। एक तो आपका शॉर्ट में लिख दिया CHO हो सकता है, एक आपका लिपिड्स हो सकता है, और एक आपका क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है। ठीक है। अब ये जो CHO है, ये पचने के बाद जब CHO का पाचन होगा, अब सबसे ज्यादा मात्रा में हम CHO ही लेते हैं, तो ये तो बन जाता है ग्लूकोज में। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। लिपिड्स, वसा अम्ल, जिसे फैटी एसिड भी बोल देते हैं आप, ये किसमें टूटता है? वसा अम्ल में। और ये टूटता है आपका एमिनो अम्ल में। प्रोटीन किसमें पच जाता है? एमिनो अम्ल में। ओके, तो देखिए इनकी सबसे ज्यादा इसमें जो मात्रा है भोजन में, वो किसकी होती है? CHO की। अब रोटी खा रहे हो पूरी पूरी, आटा और चावल, सबसे तो यही खाते हैं, तो आटा चावल में क्या है? पूरा पूरा CHO है ना? तो वो हमारे ग्लूकोज। अब ये सारा पचने के बाद, ये तीनों चीज पचने के बाद कहां पहुंच जाती हैं? रक्त में। ये प्रोसेस पाचन क्रिया के द्वारा आपके शरीर में, मेरे शरीर में चलती रहती है। अब यहां से क्या होता है? मान लीजिए आपने भोजन खाया, और भोजन में आपने जो खाया, तो उस दिन ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा आ गई। ग्लूकोज आपके शरीर में ज्यादा आ गया। अब ग्लूकोज ज्यादा आ गया तो यकृत क्या करेगा? उस अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन, और अपने पास स्टोर कर लेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में, वहां से उठाएगा और अपने पास रख लेगा, ताकि जब बुरा वक्त आए तो मैं इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल दूं। बुरा वक्त आने का मतलब, आपने कोई लंबे सफर पे चले गए, ड्यूटी पे चले गए, जॉब पर चले गए, और 5 घंटे में, 6 घंटे में इंसान को कुछ खाना चाहिए, लेकिन 8 घंटे तक आपने कुछ खाया ही नहीं काम के प्रेशर में, तो फिर आपको जरूरत है ग्लूकोज की। तो अब यकृत क्या करेगा? ओ बंदे ने एक्स्ट्रा बॉडी के बाहर से कुछ नहीं ले रहा, ये तो जो बॉडी के अंदर है उसी को किसमें कन्वर्ट कर दो? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, ताकि उस व्यक्ति के भीतर ऊर्जा की मात्रा संतुलित अवस्था में बनी रहे। जैसे फास्टिंग करते हैं हम लोग, व्रत उपवास रखते, तो हम कुछ नहीं खाते, तो ऐसे तो नहीं हम गिर जाते हैं, चक्कर काम नहीं कर पा रहे, काम भी सब करते हैं, क्यों? वो जो अतिरिक्त ग्लाइकोजन है वही हमें एनर्जी देता रहता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर। अच्छा जरा सोचिए, यकृत ये काम ना करे, आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज आया। अतिरिक्त ग्लूकोज आने का मतलब ये होता है कभी कभी डाइट से ज्यादा खा लेना, या आपने जो खाया पच तो अच्छा गया, लेकिन पड़े धड़ल्ला से घर में, कोई वर्क नहीं किया हैवी,
कोई टहला नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं आपकी जीवनचर्या में, तो जो ग्लूकोज है वो तो जमा होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। ग्लूकोज तो एनर्जी का एक रूप है, जितना आप ऊर्जा अपने शरीर की खर्च करेंगे आपका ग्लूकोज कटेगा, कम होगा, घटेगा, खर्च होगा। लेकिन आप कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज खर्च नहीं होगा। तो जब ग्लूकोज खर्च नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और यहां पर यकृत उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना भूल जाए। ना बदले तो शरीर में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। डायबिटिक, डायबिटिक और क्या है, मधुमेह क्या है, डायबिटीज क्या है, शुगर रोग कहते हैं आज का जनरल भाषा में, क्या है ये, यही है ग्लूकोज की मात्रा का आपके रक्त में बढ़ना। वो जरा सा भी कुछ खाएगा, वो जरा सा भी कुछ खाएगा तुरंत शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? कौन सी क्रिया नहीं हो रही है उसके पास? उसके पास ये क्रिया नहीं हो रही। उसकी बॉडी में कौन सी क्रिया डिस्टर्ब हो गई शुगर वाले में? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर उसका यकृत प्रॉपर वर्क कर रहा होता, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया प्रॉपर कर रहा होता, तो शुगर कभी नहीं होती। यकृत भूल जाएगा तो काम करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं यकृत भूल जाता है, तो यकृत को याद दिलाने वाला कोई तो होगा कि कर इस काम को। एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का यही काम है कि वो यकृत को बार बार याद दिलाता है कि तुझको ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करनी है ताकि बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा ना रह पाए। और जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो आपको शुगर भी कभी नहीं। तो इस ग्लाइको जेनेसिस की जो क्रिया है, आप ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया, इसमें जो सहायता करता है या जो इसमें प्रेरक का काम करता है, सहायक या प्रेरक, वो कौन सा हार्मोन करता है? इसीलिए जिस व्यक्ति को शुगर बढ़ जाती है, जिस व्यक्ति में ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया नहीं होती है, उस व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन पेट के रास्ते से दिए जाते हैं। दिए थे शुगर वाले को, सुना होगा आपने। तो वो क्यों दे रहा है, आप समझ में आई बात? इसलिए दे रहा है वो, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज आप समझिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ग्लाइकोजन भी और ग्लूकोज भी। आपकी बॉडी में इन्हीं दोनों का काम है। ये आपकी बॉडी में एक भोजन है जो पचने के बाद बनता है, एक दूसरा भोजन वो है जो स्टोरेज रखा रहता है बुरे वक्त के लिए, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनेलाइसिस, लाइसिस शब्द आ जाएगा, क्रिया उल्टी हो गई, और ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य। तो वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं ना, जैसे कि मैंने बता दिया, ये सब कार्य इसी में शामिल होते हैं, भोजन को संचित करना। लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है और इंपॉर्टेंट कार्य है वो है ऊर्जा देना। क्या है जी? इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा देना इसका सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि यही ग्लूकोज जब ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडेटेड होगा, टूट जाएगा, तो यही ग्लूकोज जो है आपके शरीर को ऊर्जा देगा। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे शरीर को अगर 100% ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को यदि 100% ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसमें से 80% तक ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आप समझ सकते हैं, इसको लिख दें, मानव शरीर की 80% तक ऊर्जा पूर्ति CHO द्वारा
की जाती है, एक चीज। दूसरा पॉइंट, एक सवाल यहां बनता है कि देखिए जो ग्लूकोज होता है ये कैसे देता है, ये ऊर्जा कैसे देता है, तो ऊर्जा कैसे देता है, ये ऊर्जा कैसे, ये वर्क कैसे करता है, ये इस पर मैं अगर चर्चा करूं तो देखिए जो ग्लूकोज है, हमने देखा जो भी CHO है वो किस में कन्वर्ट होगी हमारी बॉडी में, ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज में हमने, इससे मिली ऑक्सीजन, क्या मिली, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने अब क्या किया, अच्छा ऑक्सीजन ने क्या किया, ये मेरी भी रिंगटोन ऐसी है ना टैबलेट की, मुझे लगा, सॉरी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, क्या किया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, देखिए ग्लूकोज को मैंने क्या बोला था, C6H12O6 प्लस मिली इसमें O2 ऑक्सीजन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ग्लूकोज का विखंडन, टूटना, ग्लूकोज का विखंडन, टूटेगा। और जब ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन इसको तोड़ेगी, तो ये आप समझिएगा CO2 बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। CO2 हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देंगे, जल जितनी जरूरत हमारी बॉडी को होगी उतना यूज कर लेंगे, एक्स्ट्रा पसीने के माध्यम से या टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकाल देंगे, और ऊर्जा को हम अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म, जितनी भी उपापचय क्रियाएं मैंने आपको बताई थी, उनमें हमारी ये ऊर्जा यूज हो जाएगी। तो यही कार्य है मेन कार्बोहाइड्रेट का, कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ देती है, जिसको ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहा जाता है। और उसके बाद हमारी बॉडी में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल और ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा को हम अपने यहां प्रयोग कर लेते हैं, इन दोनों को जरूरत होती है तो ठीक, नहीं तो शरीर से बाहर कर देते हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा। बात समझ में आई इतनी? कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है, आपका प्रमुख कार्य है। अब यहां पर एक सवाल उठ सकता है, आपसे पूछ सकता है वो, कि जो ये ग्लूकोज ने तोड़ा, ग्लूकोज टूटा और ऊर्जा दी, तो कितने ग्राम ग्लूकोज कितनी ऊर्जा देता है, ये सवाल भी बन सकता है। और शायद एनम के संविदा वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था, तो आप ध्यान कर लें। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। नोट करके लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, यानी पूरी तरह से टूटने से, विखंडित होने से, पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है या मानव शरीर को प्राप्त होती है, ये आप समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिख ले जल्दी से फटाफट इसे। सॉरी, अच्छा लिख लें, उतार लें इसको। उतार लिया। अब यहां पर फिर वही सवाल आता है, थोड़ा सा मुझे आपका यहां पे टेस्ट भी लेना होगा, थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेते हैं हम इसी बहाने। सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आएगा ही आएगा,
हम तो कहेंगे जी आएगा, बिल्कुल आए। सवाल ये बनेगा CHO की दैनिक मात्रा, CHO की दैनिक मात्रा कितनी आवश्यकता होती है बंदों में। ठीक है, तो CHO की दैनिक मात्रा, सबसे पहले तो ये जो मात्रा होगी ये ग्राम प्रति दिन में होगी। एक दिन में कितने ग्राम CHO की आवश्यकता होगी। तो अगर इसको हम देखें यहां पर, तो पुरुष, स्त्री, गर्भवती स्त्री, धात्री स्त्री और शिशु, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा। इसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, बन जाएगा, मिल जाएगा। ऐसी मैं कामना करता हूं। ठीक है, तो बताइए भाई, पुरुष में कितनी होती है? 130 ग्राम प्रतिदिन। स्त्री में, प्रेग्नेंट में 175, और दूध पिलाने वाली महिला में 200, और बालक में 55 होगी शायद, देखना 55 होना चाहिए, 55 और 95। चलिए लिख देते हैं, पुरुष को प्रतिदिन 130 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सामान्य स्त्री को भी 130 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए। गर्भवती को 175 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए। धात्री यानी दूध पिलाने वाली महिला को 200 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और शिशु की दो कैटेगरी कर लेते हैं, एक है 6 माह तक, 6 माह तक, और एक है 6 से 12 माह तक। अगर 6 माह तक का शिशु है तो उसको 55 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और अगर 1 साल का शिशु है तो उसको 95 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये इतनी कार्बोहाइड्रेट की आपकी दैनिक रूप से क्या है? मात्रा है। ठीक है भाई, तो ये आप समझिए। ये अब देखिए इसमें स्रोत बचता है। अब कार्बोहाइड्रेट से संबंध कोई विशेष रोग भी नहीं है। ज्यादा खा लोगे मोटे हो जाओगे, कम खाओगे सूख जाओगे, ये इसके रोग हैं। दूसरी चीज क्या बनती है? दूसरी चीज ये बनती है कि किस किस में पाया जाता है, तो मैंने बताया सब में पाया जाता है। कुछ चीज देखो भाई, रोटी में है, चावल में है, शकरकंद में है ना, आलू में है, केला में है, ऑलमोस्ट सभी चीजों में। इसलिए इसके स्रोत भी आपसे स्पेसिफाई करके वो नहीं पूछेगा। हाँ, अनाज जितने होंगे सब में मिलेगा, अनाज में मिलेगा, गुड़ में मिलेगा, गन्ना में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा बहुत, और क्या है, और आपका फल में केले में बहुत मिलता है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है एनएम के बैच में। ठीक है, चलिए बना लीजिए आप इसको।